I am Mrityunjay Rai, and I most welcome to all of you in the Indian History Events and Timeline session. This session is especially for prelims. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन की सभा में, और यह सभा केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है. This session would be in bilingual and especially mainly in English. The board work will be in English only. यह सभा द्विभाषी सभा होगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा जाएगा वो केवल इंग्लिश में लिखा जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. वी विल स्टार्ट द सेशन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री. हम प्राचीन काल से सभा को प्रारंभ करते हैं और हमारा सबसे पहला सवाल जो प्राचीन भारत के इतिहास में आता है, या जो मेरे जहन में पहला सवाल आता है, वो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? आप इतिहास से क्या समझते हैं? और दूसरा सवाल ये होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री? तो पहले सवाल का जवाब ये है, स्टडी ऑफ आवर पास्ट इन वेरी क्रोनोलॉजिकल वेज, इन वेरी क्रोनोलॉजिकल मैनर, दैट इज द हिस्ट्री. इतिहास हमारे अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है. और जहां तक सवाल है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, तो इसका सबसे सिंपल जवाब रोमिला थापर जी ने दिया. She told to learn from our past, implement in present for better and prosperous future. कहा अपने अतीत से सीखो, अपने वर्तमान में लागू करो, ताकि हमारा भविष्य क्या हो? बेहतर हो और उज्जवल. According to, and some more definitions are written here. Study of causes and significance and their impact about its important events with their timelines which occurred in past. उन सभी घटनाओं का महत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन क्या है? इतिहास है. रोमिला थापर ने कहा, वो भी देखिए यहां पे लिखा हुआ है. According to रोमिला थापर, to learn from our past, implement in present for better and prosperous future. अपने अतीत से सीखो, वर्तमान में लागू करो, ताकि आपका भविष्य कैसा हो? आपका भविष्य बेहतर हो, आपका भविष्य उज्जवल हो. Let's start with the topic 1, sources of ancient history. हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द फॉरेन ट्रैवलर्स, अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स. साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण. साहित्यिक स्रोतों को हमने फिर से 2 पार्टों में डिवाइड किया है: रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत. हमने धार्मिक स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा है. पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, जिसमें वेद आएगा, जिसमें पुराण आएगा, जिसमें उपनिषद आएगा, जिसमें एपिक्स आएंगे, महाकाव्य आएंगे, जिसमें आरण्यक आएंगे, स्मृति ग्रंथ आएंगे. और हमने नॉन ब्राह्मण लिटरेचर्स को 2 भागों में बांटा है: बुद्ध और जैन. बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक. जातक, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं. द स्टोरी ऑफ अर्ली बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धास, दीपवंश, महावंश and Anguttara Nikaya. These are the Buddhist literature which emphasized about the ancient history or about the history of India. Apart from that, there are some general literature also like Ang, Upagam, Bhagavati Sutra and other sutras also. Apart from that, there are some non-religious sources also available. Like अर्थशास्त्र written by महाकवि कालिदास, अष्टाध्यायी written by पाणिनि, अवंति सुंदरम written by महाकवि दंडेन, अभिज्ञान शाकुंतलम written by महाकवि कालिदास, विक्रमोर्वशीयम, किरातार्जुनीयम, मुद्रा राक्षस written by विशाखदत्त, and lots of non-literary sources, non-religious literary sources which is available to tell us about the history, जो कि हमारे पास उपलब्ध है भारत के इतिहास की जानकारी की. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम
सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो लाइक क्वाइंस, सिक्के। सिक्कों से हमें बहुत कुछ मालूम चलता है। क्या क्या मालूम चलता है? टाइम, राजा का कार्यकाल क्या था, राजा का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, क्योंकि कार्बन 14 जैसे आप करेंगे आपको मालूम चलेगा उसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, और राजा की रुचियों और अभिवृत्तियों के बारे में जानकारी हमें कॉइन से मिलेगी, सिक्कों से मिलेगी। लाइक अ किंग नेम्ड समुद्रगुप्ता was depicted as playing veena upon his coin. It symbolizes that the king is the music loving king. There is a king of Satavahan dynasty, Satakarni. The ship was depicted upon their coins. It means they have the external traits. They have external traits. The king promote external traits. तो राजा के बारे में जानकारियां हमें मिलेगी, हमें वहां से रिलीजियस जानकारियां भी मिलेंगी। लाइक द ऑल गुप्ताज क्वाइंस द गरुड़ा वाज डिपिक्टेड, इट मींस दे आर द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड अनदर थिंग, द गरुड़ वाज, द ईगल वाज their state emblem. Apart from that, there is a horse tied with a pillar of yajna. It means the horse sacrification yajna, अर्थात अश्वमेध यज्ञ, was performed by the Samudraguptas and Ashwamedh coins were issued by him. So lots of things. If the coins was made by the pure gold, then it tells about the economic condition. If the coins made by gold but with lots of impurities, it's denoting the falling economic conditions. Apart from that, lots of ideas, lots of knowledges, lots of informations we get from the idols, murtiyan, paintings, pots, monuments, inscriptions, and all goods which found in the evacuation. वो सभी वस्तुएं जो उत्खनन से हमें प्राप्त हुई, वो सारी वस्तुएं उस काल का इतिहास हमें बताती। Apart from that, there are some foreign travelers who arrive in India, like Greek travelers, Megasthenes, Greek travelers like Megasthenes, Arabian like Al-Baruni, Chinese Wensang, Fahian, Singh, and a Tibetan like Taranath. They all have written about the Indian society, Indian culture, Indian tradition, Indian philosophy, Indian religious, and about the administration and king. For example, Megasthenes describe about the palace of Patliputra of Mauryas, and he compared the palace of Patliputra with the palace of Ekna, Batuta, and Susa. So this is the all which we come to know from the European or from the foreign travelers account. Okay, so this is the sources of knowing history. History is divided into three parts. Yes, prehistory, proto-history, and historical period. Prehistory, it means in this era no written sources are found, no written evidence are available, only archaeological sources was found. The example is Stone Age. Proto-history, the written sources was available, but it could not be deciphered, it could not be readable, like Indus Valley civilization and Vedic culture. And historical era, the both sources, written and archaeological, both sources are available and both could help in the study of history. यानी प्रागैतिहासिक काल में केवल हमें खुदाई पर डिपेंडेंट रहना पड़ा, केवल हमें पुरातात्विक स्रोतों पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। हमारे पास इस समय ऐसा कोई स्रोत नहीं था, जो लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुआ, लेकिन हम उस साक्ष्य को पढ़ ही नहीं सके।
आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो थे, लेकिन हम दोनों में से, चाहे इंडस वैली रहा हो चाहे वैदिक कल्चर रहा हो, हम दोनों ही साक्ष्यों को पढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि इंडस वैली की लिपि आज तक पढ़ी जा सकी और वैदिक काल में बहुत ज्यादा भारी भरकम संस्कृत लिखा गया था, इसलिए हमसे पढ़ नहीं सके। ऐतिहासिक काल में दोनों ही स्रोत अवेलेबल थे और हमने यहां से पढ़ा है। यह शुरू होता है 6th सेंचुरी बीसी से, 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं टॉपिक 2। हम लोग थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे तो, क्योंकि हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है और प्रीलिम्स के लिए हमें इसे कवर अप करना है। स्टोन एज हम लोग पढ़ेंगे, पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए मैं आपको कहा था टाइमलाइन से हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए पाषाण काल को हम लोग टाइमलाइन से पढ़ा जाए। अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे पाषाण काल, तो पाषाण काल का मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन एज? आप स्टोन एज से क्या समझते हैं? तो बता दो कि ऐसा काल जिसमें मनुष्य पूरी तरह से पत्थरों पर डिपेंडेंट था। द एज इन विच द ह्यूमन बीइंग इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्टोन फॉर द फूड, ही वॉज डिपेंडेंट अपॉन स्टोन। ये नहीं कि पत्थर खा रहा था, वो पत्थर से शिकार करके खा रहा था। ही वॉज फूड गैदरर, he was hunter. For his security, he was dependent upon stone. For saving himself from the thunder, storm, rain, and heat waves, he was also dependent upon stone. It means the stone was the base of their survival. That era is known as Stone Age. And this stone age is divided into 3 parts: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अमूमन ये आइस एज से शुरू होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पेलियोलिथिक एज है इसका जो स्टार्टिंग होता है वो आइस एज से शुरू होता है। आज से लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल था। इसे भी हमने 3 भागों में बांटा है: लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। यानी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण। मध्य पाषाण काल को 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है और नव पाषाण काल को 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। और 1,000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। यहां पे आ जाएगा आयरन एज, because iron was discovered in 1000 BC at वाराणसी एंड अतरंजी खेड़ा। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके कुछ फीचर्स को हम लोग जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले सवाल यह था कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस फुट। He was known as the father of Indian Paleolithic era. He was the first person who discovered the Paleolithic stone tools in Madras, Pallavaram in 1863 and it was hand axe. पल्लवरम मद्रास से इन्होंने सबसे पहले हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी को खोजा है और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार के किसी औजार को खोजा है। In 1836, C.J. Thompson arranged the exhibition in the Danish Museum. जो कुछ इनको मिला था उसको उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने संभाल करके रखा था डेन म्यूजियम में। एंड लुबाक of France divided the Stone Age into Paleolithic and the Neolithic era in 1865. जॉन लुबाक वो इतिहासकार हैं जिन्होंने पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा था। The Paleolithic culture of India developed in the Pleistocene era of geography. अगर आप धरती के काल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी पर जीवन के काल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये प्लिस्टोसिन युग के बारे में शुरू होता है। अमूमन इसको कहते हैं आइस एज। पूरा पाषाण काल आइस एज से शुरू होता है। उसके बाद येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक्सपेडिशन होगा और डी टेरा और
पीटरसन के नेतृत्व में एक दल आएगा जो भारत में पूरा पाषाण काल की खोज करेगा। पैलियोलिथिक एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है पाषाण। पहले को होता है पुराना और लिथ होता है पाषाण। पुराना पाषाण को मिलाकर बना पूरा पाषाण काल। इस समय के लोग केवल और केवल क्या थे? हंटर थे और फूड गैदरर थे। खाना बना नहीं रहे थे, खेती करना नहीं आता था। कच्चा हुआ मांस, कच्चा मांस मतलब किसी जानवर को मार करके खा लिया। ठीक है, तो ये पूर्णतः शिकार पर डिपेंडेंट थे और खाना बदोश जीवन था। कैसा जीवन था इनका? तो इनका पूरा जीवन यहाँ पे खाना बदोश जीवन है। लिख लीजिए, खाना बदोश। No human evidences was found in this era and रॉक पेंटिंग और रॉक कार्विंग्स जो है भीमबेटका की, वो इस काल की। मेरे ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका का जो केव है, केव शेल्टरिंग और भीमबेटका के जो केव्स की पेंटिंग और कार्विंग्स है, वो लगभग तीनों फेजेस में पाई जाएगी। आपको तीनों फेजेस के पेंटिंग भीमबेटका में दिखेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। So rock painting was started, rock carvings was started in this era and evidence of rock sheltering was also found. पत्थरों में छुप जाकर के अपने आप को बचाने की भी कला इनको आती थी। ओके, in Bhimbetka painting, the rituals reflects of this era and Paleolithic art are characterized by the red and green colors. इनमें लाल और हरे रंग का प्रयोग हुआ है इनिशियली। आइए आपको मैं दिखाता हूं कुछ पैलियोलिथिक वेपन्स। ये देखिए, ये आपको वेपन दिखाई दे रहे होंगे। चापड़, चापिंग, पेबुल, हैंड एक्स, स्क्रैपर, पॉइंटर, ब्लेड, क्रोड एंड ट्रायंगल। These all are the weapons of Paleolithic era. Okay, now we will discuss about the Paleolithic sites which are the most important in the prelims examination. The first one is the Potwar region. Potwar is in Pir Panjal, Pakistan. Potwar is in Pir Panjal, Pakistan, and Handex was found from here. Second one is Pahalgam and Kashmir at the bank of Lidar River, and Handex was found from here. Hathnora village, Madhya Pradesh, Narmada River Valley, and evidence of human skull. मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य यहां से मिला था। क्या मिला था? मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य आपको हथनौरा से मिलेगा। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट केव शेल्टरिंग वाज फाउंड। आदमगढ़, एमपी, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, स्टोन वेपन एंड टूल वर फाउंड। यहां से आपको पत्थर के औजार और पत्थर के हथियार मिले। लोहदा नाला, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, बेलन नदी घाटी में है, बेलन रिवर वैली है, और यहां से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये थे आपके साइट्स। इसके अलावा कुछ साइट्स हैं लाइक पल्लवरम, मद्रास। यहां सबको पहले था हैंडेक्स मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरी ही है, थोड़ा जल्दी से मैं पहले लिख रखा है। निवासा एंड चिरकी, ये महाराष्ट्र में है। यहां से भी हैंडेक्स, स्क्रैपर, पॉइंटर और ब्लेड मिले हैं। यानी कौन सा एग्जाम में सवाल कैसे आता है? विच आर द पैलियोलिथिक साइट्स, विच आर द मेसोलिथिक साइट्स, विच आर द नियोलिथिक साइट्स, एंड व्हाट इज फाउंड फ्रॉम देयर। What is found from there could be asked in the state PCS examination. We will discuss here about the UPSC and some other state PCS and other examinations. So next is medieval Mesolithic era. Mesolithic, it means Madhya Pashan Kal. Mesolithic, it was the intermediate stage in the Stone Age and it was the known as Microlithic Age.
Microlith means the small stone weapon. Small stone weapon was found. The domestication of animals have been witnessed from MP and Rajasthan. In MP there was the Adamgarh, and in Bagor there was in Rajasthan. And first evidence of human skeleton was found in this era also. So let's study about the important site. First site is the Bagor. Bagor is in Rajasthan. Bhilwara river, Rajasthan. In Bhilwara, Rajasthan, river is Kotari River, the largest Mesolithic site in India, and the first evidence of animal domestication was also found. Langhanaz is in Gujarat, and first dry evacuated sites 14 sand mound, 14 बालू के टीले मिले. यहां से क्या मिले? 14 बालू के रेत के टीले यहां से मिले हैं. ओके, और यहीं से ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है. इसके बाद एक और जगह है सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है. यहां से स्तंभ गर्त मिला है. पिट ड्वेलिंग मतलब होता है स्तंभ गर्त. पिट ड्वेलिंग मिला है, और ये भी हत्या का प्रथम साक्ष्य. देखो जगह कौन सी है? प्रतापगढ़. हत्या का प्रथम साक्ष्य मिला. कैसे मालूम चला? हाउ कुड बी नो इट इज मर्डर? भाई लाश को देख करके कैसे मालूम चला कि हत्या थी, आत्महत्या नहीं थी? देयर वॉज ए स्कल फाउंड इन विच स्टोन वॉज इंसर्टेड. एक खोपड़ी मिले, कंकाल मिला है खोपड़ी का, उसमें अंदर तक पत्थर घुसा हुआ था. तो ये कंसीडर किया गया कि इट वॉज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मर्डर. महदहा इज ऑल्सो इन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, एंड बोन एंड हॉर्न वेपन वॉज फाउंड फ्रॉम हियर. यहां से बड़ी मात्रा में सिंह और हड्डियों के वेपन प्राप्त हुए हैं. इसके बाद हम बात करेंगे आदमगढ़ की. आदमगढ़ होशंगाबाद में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और यहां से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है. ओके, यहां से क्या मिला है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है. सो दिस इज ऑल अबाउट द Paleolithic and Mesolithic. In the next session we will discuss about the Neolithic. Thank you so much. Thanks for watching. Keep enjoying. Jai Hind.